नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022-23 एग्ज़ाम के लिए राजस्थान का भूगोल हमने यहां पर प्रारंभ किया है, जिसमें राजस्थान के भूगोल की क्लास नंबर 4 आज हम पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी आरबीएससी की पुस्तकों का निचोड़ आप पूरा पढ़ रहे हो। साथ ही यहाँ पर हमने राजस्थान एक परिचय पूरा पढ़ लिया है। उसके बाद 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हमने हल भी किए थे। फिर राजस्थान में जो भौतिक प्रदेश है वो टॉपिक हमारा चल रहा है। यहाँ पर आज हम मरुस्थलीय प्रदेश व अरावली पर्वतमाला इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं साथियों, इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा देख करके जाइएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिएगा, यहाँ पर इसके पहले की जो 3 क्लासें हुई है मैंने एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट लगा दी है। आप वहाँ जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो देख सकते हो साथियों। तो देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है हमारे अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, क्योंकि जो क्लास नंबर 3 थी उसमें हमने क्या पढ़ा था साथियों। क्लास नंबर 3 में हमने पढ़ा था जो मरुस्थलीय प्रदेश है। भाई, राजस्थान को कितने भागों में, भौतिक प्रदेश के अंतर्गत कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। कौन कौन से वो भाग थे? तो एक तो आपके मरुस्थलीय प्रदेश था, एक आपके अरावली पर्वतमाला थे, अरावली पर्वतमाला, एक आपके पूर्वी मैदान है और एक आपके हाड़ौती का पठार है। तो इन 4 भागों में राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का विभाजन किया गया है, भौतिक प्रदेश का। ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी शुरुआत कल की थी। मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो साथियों, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने मुख्य रूप से पढ़ लिया था कि भाई इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं। सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, कौन कौन से जिले आते हैं, क्या क्या इनकी विशेषता है। तो आज हम अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मरुस्थलीय प्रदेश चल रहा है आपके, इसके बाद में अरावली पर्वतमाला पढ़ेंगे, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे और फिर हाड़ौती का पठार पढ़ेंगे। तो देखिए, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को यहाँ पर हम शुरू करते हैं साथियों। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश औसत वर्षा यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर होती है, जबकि हमने जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा था इसमें औसत वर्षा कितनी थी? 0 से 25 सेंटीमीटर। याद है ना सभी को, कल ही क्लास ली थी। तो यहाँ पर जो औसत वर्षा है वो थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए तो अर्धशुष्क मतलब आधा सूखा हुआ। तो यहाँ औसत वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर। नोट करके लिखा है। अर्धशुष्क में जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। देखो, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश तो ये इतना था आपके, ठीक है। अब अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो है साथियों, ये आपके इतना यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो आपके घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर की उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। इन 4 भागों में किसको बांटा गया है? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बांटा गया है। तो देखो, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो है इन चारों चीज़ों के आधार पे भी हम विभाजन कर रहे हैं, तो इनको भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले को घग्गर बेसिन के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं साथियों। घग्गर बेसिन आपके हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। देखो, घग्गर बेसिन का मतलब घग्गर नदी से लिया जाता है। ये आपके जो हनुमानगढ़ जिला है और श्रीगंगानगर जिला है, इसमें एक नदी बहती है साथियों, घग्गर नदी। इसके जो क्षेत्र के अंतर्गत जो वहाँ का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वहाँ की जो भूमि है उसी को घग्गर बेसिन के नाम से जाना जाता है। घग्गर बेसिन में 2 शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है, एक तो पाट और एक नाली। पाट और नाली को दोनों को समझना। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर द्वारा निर्मित मैदान जो है इसको पाट कहते हैं, और हनुमानगढ़ जिले में घग्गर का जो बहाव क्षेत्र है इसको नाली कहते हैं। तो पाट और नाली में सिर्फ इतना ही अंतर है, दोनों ही हनुमानगढ़ में है साथियों। घग्गर द्वारा निर्मित है घग्गर का बहाव क्षेत्र। तो देखो, मैदान को तो पाट, मैदान तो कैसा है? सपाट है। मैदान कैसा, याद रखना है कि मैदान कैसा है? सपाट है। और बहाव क्षेत्र, बहता कहाँ है पानी? नाली में। तो इस प्रकार आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि घग्गर का पानी कहाँ बहता है? नाली में। तो घग्गर के बहाव क्षेत्र को तो नाली, और घग्गर द्वारा निर्मित जो मैदान है जो उसको कहते हैं पाट। की मैदान कैसा है? सपाट। इस प्रकार आप याद रख सकते हो साथियों। प्राचीन नाम है इसका योद्धेय प्रदेश, ठीक है। राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर को कहा जाता है साथियों। राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर को, और हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम है योद्धेय प्रदेश। तो ये आपके घग्गर बेसिन है। नेक्स्ट दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं साथियों।
अब देखेंगे शेखावटी बेसिन को। तो देखो हमने घग्गर बेसिन देख लिया, अब शेखावटी बेसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों शेखावटी बेसिन का जो विस्तार है सीकर ज़िले में है, चूरू ज़िले में है और झुंझुनू ज़िले में है। यह आपके जो राजस्थान का मैप है इसमें शेखावटी का नाम सीकर, चूरू, झुंझुनू इन 3 जिलों में तो मुख्य रूप से शेखावटी बेसिन के अंतर्गत ये तीनों ज़िले आते हैं। साथियों यहाँ पर एक शब्द प्रचलित है बीड़ शब्द। कौन सा शब्द? बीड़ शब्द प्रचलित है। और बीड़ शब्द का अर्थ क्या होता है शेखावटी में? शेखावटी में घास के मैदान को ही बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो घास का मैदान है, जो एक तरह से पशुओं को चराने की भूमि होती है साथियों, जिसमें जो घास उगते हैं, तो उस घास के मैदान को ही बीड़ के नाम से जाना जाता है। शेखावटी में एक और शब्द प्रसिद्ध है जो है तोरावटी। तोरावटी क्या होता है? कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को ही तोरावटी कहा जाता है। कौन सी नदी? कांतली नदी। जो वहाँ पर कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है शेखावटी क्षेत्र में, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? तोरावटी कहा जाता है। एक और शब्द वहाँ पर प्रसिद्ध है जोहड़ या नाड़ा। क्या? जोहड़ या नाड़ा शब्द वहाँ भी प्रचलित है। शेखावटी में जल संरक्षण के स्रोत को ही जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। तो ये 3 शब्द आपको शेखावटी के अंतर्गत देखने को मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। शेखावटी के अंतर्गत, शेखावटी बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो शेखावटी बेसिन के अंतर्गत आपके आता है सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो ये 3 जिले शेखावटी बेसिन में हैं। यहाँ पर 3 शब्द कौन कौन से प्रचलित है? बीड़, तोरावटी और जोहड़। बीड़ का मतलब, बीड़ वह जगह है जहाँ पर जो चारा उगता है, ठीक है, जो घास उगता है साथियों, जो चारा भी जिसको बोला जाता है, तो उसको जो पशुओं के चरने की जो भूमि होती है उसमें जो घास उगता है उसी को बीड़ कहा जाता है। तोरावटी क्या होता है? तोरावटी कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हैं शेखावटी में। और जोहड़ या नाड़ा क्या होता है साथियों? जल संरक्षण के स्रोत है। ये शेखावटी क्षेत्र में जल संरक्षण के स्रोत को ही जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। तो ये आपके शेखावटी बेसिन के बारे में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नागौर की उच्च भूमि साथियों, इसका क्षेत्र जो है, इसका विस्तार नागौर की उच्च भूमि का नागौर, अजमेर और बीकानेर 3 जिलों में है। कितने जिलों में है? 3 जिलों में। नागौर, अजमेर और बीकानेर जिलों में है। साथियों यहाँ पर आप सभी ने नाम सुन रखा होगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नागौर की उच्च भूमि के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो 3 जिले आते हैं। एक तो आपको नागौर आएगा, अजमेर आएगा और बीकानेर आएगा। नाम सुना होगा सभी ने कुबड़ पट्टी का, जिसको बांका पट्टी भी कहा जाता है। साथियों कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपके टॉपिक है। नागौर व अजमेर के मध्य फ्लोराइड का जमाव, इसी को कुबड़ पट्टी या बाकर पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है साथियों। तो देखिएगा, इससे फ्लोरोसिस रोग होता है। किससे? कुबड़ पट्टी के कारण। जल में यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इस स्थान पर, जिसके कारण वहाँ पर निवास करने वाले जो लोग हैं साथियों, उनको कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। किसके कारण? क्योंकि नागौर व अजमेर के मध्य फ्लोराइड का बहुत ही ज़्यादा जमाव है। उसके जल में इसका सीधा सा प्रभाव पड़ता है। उस जल को लोग पीते हैं और लोग किसके शिकार हो जाते हैं? फ्लोरोसिस रोग के शिकार हो जाते हैं। तो साथियों इस स्थान को ही कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर पड़ती है? नागौर व अजमेर के मध्य जो स्थान है, फ्लोराइड की मात्रा वहाँ अधिक है, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो विशेष तौर पे देखो क्या पूछा जाएगा एग्जाम में कि कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहाँ स्थित है? तो नागौर व अजमेर के मध्य। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के कारण कौन सा रोग होता है? तो फ्लोरोसिस रोग होता है साथियों। देखो यहाँ पर हमने नागौर, अजमेर व बीकानेर देखा है। तो मकराना जो नागौर नामक स्थान है, ठीक है, मकराना स्थान है कहाँ पर? नागौर में। ये संगमरमर के लिए भी प्रसिद्ध है साथियों। मकराना नागौर का नाम सुना होगा, ये संगमरमर के लिए बेहद प्रसिद्ध है। मांगलोद नागौर ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। नागौर लिखा था यहाँ पर, ठीक है। फिर सपाल दक्ष क्षेत्र अजमेर, साथियों अजमेर व नागौर को ही कहा जाता है सपाल दक्ष क्षेत्र। तो ये 3-4 चीज़ें कि भाई मकराना नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए। मांगलोद नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जिप्सम के लिए। कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? तो नागौर व अजमेर के मध्य फ्लोराइड का जो जमा हुआ क्षेत्र है वही कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे फ्लोरोसिस रोग होता है साथियों। तो ये आपके
आगे देखिए तो राजस्थान में औजारों का शहर भी कहा जाता है नागौर को। नागौर के बारे में कुछ विशेषता बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। ऊन का घर कहा जाता है बीकानेर को। हार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का हृदय कौन से साथियों? अजमेर है। ऊन का घर बीकानेर है और राजस्थान में औजारों का शहर है नागौर। तो यहाँ से भी डायरेक्टली आपके प्रश्न बन जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साथियों। तो ये हमने नागौर की उच्च भूमि पढ़ी है। अब चौथा है गोडवाड़ प्रदेश। साथियों गोडवाड़ प्रदेश, इसका विस्तार कहाँ तक है? जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर। ये गोडवाड़ प्रदेश आपके इधर आ जाता है साथियों। ये आपके जैसे जोधपुर है, ठीक है, ये आपके जोधपुर है, पाली है आपके, फिर आपके बाड़मेर है, फिर आपके जालोर है। तो ये जो 4 जिले हैं यही गोडवाड़ प्रदेश कहलाते हैं। कौन कौन से? जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर। इन जिलों को ही गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। इसको वर्तमान में लूणी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी स्थान से साथियों लूणी नदी गुजर रही है ना, इसी स्थान से, ठीक है, लूणी नदी गुजर रही है। इसकी वजह से इसको लूणी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश को ही लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश में मुख्य रूप से कितने जिले आते हैं? 4 जिले, जोधपुर जिला, पाली जिला, बाड़मेर जिला और जालोर जिला। साथियों यहीं पर है 56 की पहाड़ियाँ। 56 का मैदान अलग है, कमेंट करके बताना 56 का मैदान कहाँ स्थित है। बात कर रहे हैं हम 56 की पहाड़ियों की। तो साथियों ये बाड़मेर में स्थित है 56 की पहाड़ियाँ। भालोत्रा व सिवाना के मध्य स्थित जो पहाड़ियाँ हैं उनको ही 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है साथियों। नाकोड़ा पर्वत भी बाड़मेर में स्थित है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाकोड़ा पर्वत कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है साथियों नाकोड़ा पर्वत, याद रखिएगा। तो मतलब पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी कहाँ पर है साथियों? आपके बाड़मेर में है। तो 2 चीज़ें 3 चीज़ें ये क्लियर हो जाती है। पीपल सूद गांव, ये साथियों बाड़मेर में ये भी स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पीपल सूद गांव में बहुत तेज बारिश होती है, मतलब बहुत तेज क्या, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ये कहाँ है? बाड़मेर में। तो साथियों इसकी वजह से ही इसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी कहा जाता है। किसको? पीपल सूद गांव बाड़मेर को। तो पीपल सूद गांव का स्पेशल नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ ज़्यादा पानी गिर रहा है। ज़्यादा पानी कहाँ गिरता है? राजस्थान में, माउंट आबू में, इसलिए इसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नाम सुना होगा सभी ने, तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा का जैन मंदिर है साथियों। और यहीं पर ही राव मल्लीनाथ पशु मेला भी लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो ये राव मल्लीनाथ जो पशु मेला है ये सबसे प्राचीन पशु मेला है राजस्थान का। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। कौन सा है? तो राव मल्लीनाथ पशु मेला है साथियों, सबसे प्राचीन पशु मेला। आगे बात करें जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, ये आपके जालोर जिले में स्थित है। ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है जालोर को। किसको कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी जालोर को। मैं यहाँ पर जैसे आपके जो जिले आ रहे हैं तो उनके जो उपनाम हैं या फिर उनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो वो भी चीज़ें इसमें लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ लिख दिया कि ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहा जाता है, ठीक है। सांचौर बेसिन जालोर को कहा जाता है। जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं ये जालोर में स्थित है। नोट करके लिखा है मैंने, सांचौर बेसिन को राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं साथियों। तो राजस्थान का पंजाब जालोर को कहा जाता है। लेकिन अगर सांचौर बेसिन अलग से विकल्प में हो तो फिर आपको उसको सही करना है। नीला शहर कहा जाता है जोधपुर को, ठीक है, नीला शहर साथियों, नीला शहर कहा जाता है जोधपुर को। और सांचौर बेसिन जालोर को, राजस्थान का पंजाब सांचौर बेसिन को। जो सांचौर बेसिन किसको कहते हैं? जालोर को। तो राजस्थान का पंजाब जालोर को, ग्रेनाइट सिटी जालोर को। और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर स्थित है? जालोर में ही स्थित है साथियों। जो आपके पश्चिमी मरुस्थल है इससे संबंधित कुछ विशेष तथ्य भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि आपके पश्चिमी मरुस्थल का जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। तो साथियों पश्चिमी मरुस्थल में एक सांप रहता है जिसको कहा जाता है पीयूणा सांप। पीयूणा सांप ऐसा सांप है जो सिर्फ मरुस्थलीय प्रदेश में ही पाया जाता है और यह अत्यंत जहरीला सर्प होता है साथियों। पीयूणा सांप व्यक्ति सो रहा है तो ये काटता नहीं है पीयूणा सांप, ठीक है, काटता नहीं है पीयूणा सांप। ये व्यक्ति सोता रहता है तो उसकी सांसें खींच लेता है, ठीक है। वहाँ का जो वातावरण है उसमें जहर भर देता है और व्यक्ति नींद में ही मर जाता है बिना काटे, मतलब वो उठता ही नहीं है। तो ऐसा है ये पीयूणा सांप जो बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है और इसके काटने का भी पता नहीं चलता है।
दूसरा है खड़ीन। तो साथियों खड़ीन की खेती भी की जाती है। इसकी खेती जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। किसकी? खड़ीन की खेती। सिर्फ जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण ही इसकी खेती करते हैं साथियों। प्लाया झील। तो प्लाया झील वर्षा से निर्मित अस्थायी झील जिसकी संख्या जैसलमेर में सर्वाधिक है। जैसे पानी गिर रहा है तो देखो बरसात के मौसम में जगह जगह झीलें बन जाती है। और वैसे तो रेगिस्तानी इलाका है जैसलमेर पूर्ण रूप से, लेकिन साथियों फिर भी अधिक वर्षा के कारण, जैसे अभी बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, ठीक है, अभी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में भी, तो अधिक पानी गिरने के कारण जो अस्थायी झीलें बन जाती है वर्षा से, उसी को प्लाया झील के नाम से जाना जाता है। और सर्वाधिक प्लाया झीलें कहाँ पर बनती है? जैसलमेर में बनती है। नेक्स्ट बात करेंगे रन या टाट की। तो स्थायी झीलें होती है, ये अस्थायी नहीं होती, ये स्थायी होती है, ठीक है। और जो सर्वाधिक कहाँ पर है? नागौर में है साथियों। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सर्वाधिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश है। तापांतर मतलब जैसे दिन का जो तापमान है और रात का जो तापमान है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, सबसे ज़्यादा अंतर, ठीक है। जैसे दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मरुस्थलों में सर्वाधिक आबादी वाला भौतिक प्रदेश भी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ही है साथियों। मरुस्थलों की बात करें, जितने भी मरुस्थल है इसमें सर्वाधिक जो आबादी है वो भौतिक प्रदेश आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ही है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है अन्य मरुस्थलों की तुलना में। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो आपके बात की जाएगी अब अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला की बात की जाएगी। अभी आपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश लगभग यहाँ से लेकर ये आपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया है साथियों। 60% 61% इसका क्षेत्रफल है। अब आपके अरावली पर्वतमाला जो है ये इस प्रकार से होकर के यहाँ से गुजर जाएगी। फिर आपके जो पूर्वी मैदान है, ये पूर्वी मैदान के अंतर्गत ये जिले आ जाएंगे, ठीक है। और ये आपके साथियों यहाँ आपके हाड़ौती का पठार आ जाएगा। तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हमने अभी एक ही पढ़ा है। जो भौतिक विभाजन किया था 4 प्रकार से, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी जो पठार है जिसको हाड़ौती का पठार कहते हैं, इन 4 भागों में डिवाइडेशन किया था। लेकिन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ही पूरा हो चुका है अभी तक। तो अब बात करेंगे हम अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो साथियों ये भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला टॉपिक है अरावली प्रदेश के बारे में, या अरावली पर्वतमाला भी इसको कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो देखो पहले तो हम अरावली प्रदेश के बारे में बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि भाई अरावली पर्वतमाला जो है इसका संबंध किससे साथियों? तो इसका संबंध है गोंडवाना से, ठीक है। जबकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का संबंध हमने किससे देखा था? तैतीस सागर से देखा था साथियों। और इसका संबंध किससे है? गोंडवाना लैंड का ये अवशेष है। यह पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट व वलित पर्वतमाला है। सबसे पहले की, मतलब हिमालय से भी प्राचीन है। आपके जो अरावली पर्वतमाला है ये हिमालय से भी प्राचीन पर्वतमाला है साथियों। यह पर्वतमाला पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी के रूप में नई दिल्ली तक स्थित है। तो सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, ये अरावली पर्वतमाला आपके गुजरात में भी है और आपके नई दिल्ली तक ही जा रही है साथियों। तो गुजरात में जो कहाँ से शुरुआत इसकी हो रही है? पालनपुर से, मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु पालनपुर गुजरात से है और इसका अंतिम बिंदु कौन सा है? रायसीना पहाड़ी, नई दिल्ली साथियों। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें, किसकी? अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। लेकिन ये राजस्थान की बात नहीं की जा रही है, समझ रहे हो ना बात को? ये राजस्थान की बात नहीं की जा रही है, ये गुजरात से लेकर के नई दिल्ली तक की बात की जा रही है साथियों। गुजरात से लेकर के नई दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान के बारे में देखेंगे तब आप इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। इसका जो विस्तार है, किसका? अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है ये है दक्षिण पश्चिम से। तो दक्षिण पश्चिम ये आ रहा है आपके उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व ये आपके आ रहा है साथियों। तो दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है साथियों। अरावली पर्वतमाला को भाई यहाँ से जा रही है और इधर होते हुए, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये वाला भाग कौन सा है? दक्षिण पश्चिम है भाई। ये आपके दक्षिण है और ये आपकी पश्चिम है। और किधर की ओर जा रही है? उत्तर पूर्व की ओर। तो ये आपके उत्तर है और ये आपके पूर्व है। तो उत्तर पूर्व की ओर ये बढ़ती है साथियों। अरावली पर्वतमाला को अबुल फजल ने
ऊंट की गर्दन, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने सुरक्षा दीवार कहा है। क्या कहा है कर्नल जेम्स टोड ने? तो सुरक्षा दीवार, और अबुल फजल ने कहा है ऊंट की गर्दन। तो दोनों ही आपको याद रखना है साथियों। अरावली पर्वतमाला के बारे में ये कथन है। अब हम बात करेंगे कि भाई राजस्थान में किस प्रकार से अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया है, कहाँ पर कौन सा इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, कहाँ पर कौन सा पठार है, सारी चीज़ें हम देखेंगे साथियों। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कुल क्षेत्रफल है इसका 9.3%। देखो राजस्थान में हमने जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आपके पढ़ा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना था? 61% के आसपास, ठीक है। और इसमें जनसंख्या कम निवास करती थी, लेकिन ये जो आपकी अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो बढ़ रही है साथियों, इसका क्षेत्रफल है 9.3%। तो बिल्कुल मैप बनाइए, नोट्स में मैप बनाकर आपको लिखना है अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9.3% है। इसमें राजस्थान की संपूर्ण जनसंख्या का 10% हिस्सा निवास करता है। 9.3% क्षेत्रफल में 10% जो जनसंख्या है अरावली पर्वतमाला में निवास करती है साथियों। राजस्थान में सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक ये स्थित है। अरावली पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक? ये आपके जो सिरोही जिला है, ठीक है, ये आपके जो सिरोही जिला है, यहाँ से आपके अरावली पर्वतमाला शुरू होती है और खेतड़ी झुंझुनू तक, ये झुंझुनू जिले के आसपास यहाँ तक आपके साथियों अरावली पर्वतमाला जाती है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है। ये सिर्फ राजस्थान की बात है, जबकि रायसीना पहाड़ी से ये चालू हो रही है गुजरात से, लेकिन ये आपके गुजरात में और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में तो साथियों ये सिरोही से चालू होकर के खेतड़ी झुंझुनू तक स्थित है। राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। राजस्थान में सिर्फ 550 किलोमीटर है, जबकि टोटल जो लंबाई है अरावली पर्वतमाला की वो हमने देखी 692 किलोमीटर है साथियों। टोटल अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में 550 किलोमीटर। ये इसका सीधा सा मतलब है 692 से 550 राजस्थान में, तो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, लगभग 80% जो भाग है अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में स्थित है साथियों। जो कुल भाग है ना अरावली का, उसका 80% राजस्थान में स्थित है। आगे बात करें तो अरावली पर्वतमाला में मुख्य रूप से 7 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। राजस्थान में कुल अरावली का लगभग 80% या एग्जैक्टली पूछे तो 79.48, ठीक है, 79.48 79.48% यहाँ पर क्षेत्रफल है कुल अरावली प्रदेश का। अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। औसत ऊंचाई अगर पूछे अरावली की तो ये आती है आपके 930 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है साथियों। अरावली को राजस्थान में जल विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जल विभाजक रेखा के नाम से क्यों जाना जाता है, ये चीज़ आप देखिए। देखो यहाँ पर ये आपके जो अरावली है, ठीक है, ये जो अरावली है आपके, इसको जल विभाजक रेखा इसीलिए कहा जाता है। ये कोई नदी नहीं है, ठीक है, पहाड़ी भाग है ये ना, तो इसको जल विभाजक रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके इधर वाला जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? मरुस्थलीय। यहाँ कम पानी गिरता है, और इसके इधर वाला जो क्षेत्र है साथियों यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिरता है, इसकी बजाय मरुस्थलीय प्रदेश की बजाय, इसलिए इसको जल विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो अरावली पर्वतमाला रेगिस्तानी मार्च को रोकती है। रेगिस्तानी मार्च क्या होता है? जैसे रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है, ठीक है, ये आपके जो रेगिस्तानी वाला जो इलाका है साथियों ये धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है ये इसके आगे बढ़ने को रोक रही है, तो यही रेगिस्तानी मार्च को रोकती है। इसमें सर्वाधिक धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। इस जगह पर जो अरावली पर्वतमाला आपके स्थित है, सर्वाधिक धात्विक मतलब वह खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा हो वो भी सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला में ही पाए जाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की। तो अरावली पर्वतमाला का विभाजन हम करेंगे, राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको तो राजस्थान से मतलब है। जीके कौन की आएगी अपने? राजस्थान जीके आएगी। तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक आपके ये दक्षिणी अरावली हो जाएगी, ठीक है, दक्षिणी अरावली दक्षिण में रहेगी। एक आपके मध्य अरावली हो जाएगी और एक आपके उत्तरी अरावली हो जाएगी। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है, दक्षिणी अरावली,
मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। ठीक, तो सबसे पहले हम दक्षिणी अरावली के बारे में बात करेंगे, फिर मध्य अरावली के बारे में बात करेंगे और फिर उत्तरी अरावली के बारे में हम बात करेंगे साथियों। तो नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। कल आपके टेस्ट भी रहेगा, ये आपके भौतिक प्रदेश का कल अंतिम कोर्स मतलब अंतिम क्लास रहेगी भौतिक प्रदेश की। तो उसके बाद में भौतिक प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का टेस्ट भी कल ही आपको बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण टेस्ट आपको आ जाएगा। तो चलिए अब हम एक एक का विभाजन करते हैं। पहले दक्षिणी अरावली को देखेंगे, फिर मध्य अरावली को और फिर उत्तरी अरावली को। तो दक्षिणी अरावली के बारे में बात करें तो दक्षिणी अरावली को भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है साथियों। दक्षिणी अरावली जो है, अभी तो हमने अरावली को 3 भागों में वर्गीकृत किया था, कौन कौन से, दक्षिणी, मध्य और उत्तरी। अब ये जो दक्षिणी अरावली है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सिरोही जिला और एक मेवाड़ अरावली। तो देखो ये आपके सिरोही जिला, ठीक है, सिरोही जिला और एक मेवाड़ अरावली। साथियों सिरोही जिला के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेवाड़ अरावली के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सिरोही जिला सबसे पहले, सिरोही जिले में अरावली की अगर हम बात करते हैं तो सभी को पता होगा कि गुरु शिखर जो चोटी है, ठीक है, राजस्थान की व अरावली की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। कहाँ पर स्थित है ये, सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, या फिर कई जगह आपको 1727 मीटर भी इसकी ऊंचाई मिल सकती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग ऊंचाई इसकी मिलती है, तो 1722 या 1727 मिलेगा। अगर दोनों दे रखा है तो 22 सही कर देना, दोनों नहीं दे रखा है तो 27 आए तो 27, 22 आए तो 22 साथियों। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। तो प्रश्न बन गया ना ये भी एक, कि किसके द्वारा गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा गया है। तो गुरु शिखर को संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। या फिर संतों का शिखर किसको कहा जाता है, तो गुरु शिखर को कहा जाता है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 या 1727। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। कहाँ पर स्थित है, तो सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले में अरावली पढ़ रहे हैं अभी अपन। तो और आगे बात करें तो राजस्थान में साथियों जो सिरोही जिला है इसी में है आपके उड़िया का पठार स्थित। उड़िया का पठार वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। मतलब सबसे ऊंचा पठार भी और सबसे ऊंची चोटी भी दोनों ही कहाँ पर स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही में ये स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। किसकी, उड़िया के पठार की ऊंचाई है 1360 मीटर, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है साथियों। उड़िया का पठार कहाँ, सिरोही जिले में। नेक्स्ट सिरोही जिले में अरावली की बात करें तो आपके साथियों सिरोही जिले में पीपली दर्रा भी है साथियों। इस पीपली दर्रा को पीपली नाल के नाम से भी जाना चाहिए, दर्रा कह दो या नाल कह दो, ठीक है साथियों। राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा है और ये भी कहाँ पर स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। मतलब 3 चीज़ें सिरोही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो सर्वोच्च चोटी, एक सर्वोच्च पठार, एक सर्वोच्च दर्रा। तो सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचा पठार और सबसे ऊंची चोटी, तीनों ही चीज़ें कहाँ पर है, आपके सिरोही जिले में स्थित है साथियों। नक्की झील भी सिरोही में स्थित है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है नक्की झील। तो सबसे ऊंचाई पर झील, सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंची चोटी और सबसे ऊंचा पठार, ये चारों ही चीज़ें कहाँ पर है, सिरोही जिले में स्थित है। नक्की झील के बाद में बात करें तो आबू पर्वत भी सिरोही में स्थित है। देखो आबू पर्वत में ही तो ये नक्की झील स्थित है साथियों। इसको राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। किसको, आबू पर्वत को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। और यहाँ पर आपको मंदिरों की अधिकता देखने को मिलेगी आबू पर्वत में। देखो राजस्थान का शिमला क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी का मौसम होता है उसमें भी जो आबू पर्वत है अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण साथियों इसमें राजस्थान में गर्मी में भी इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडी जलवायु होती है। इसी की वजह से इसको राजस्थान का शिमला कहा जाता है। किसको, आबू पर्वत को। तो ये भी आपके सिरोही में ही स्थित है। नेक्स्ट आगे बात करें तो अब ये तो आपके सिरोही जिले में क्या थी, अरावली पर्वतमाला थी। अब मेवाड़ अरावली, अभी हम दक्षिणी अरावली पढ़ रहे हैं, फिर मध्य अरावली पढ़ेंगे और फिर उत्तरी अरावली भी पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो मेवाड़ अरावली की बात करें तो इसकी निम्न विशेषताएं साथियों। मेवाड़ अरावली में ऊपरमाल का पठार स्थित है साथियों, जो कि भैंसरोरगढ़ व बिजोलिया के मध्य पहाड़ी भाग में स्थित है, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में।
तो देखो आपके इधर देखिएगा मेवाड़ में मारवाड़ पे चला गया था। ये आपके जो दक्षिणी अरावली है साथियों, इस दक्षिणी अरावली में एक तो आपके सिरोही जिला आ रहा है और एक आपके आ रहा है साथियों मेवाड़ अरावली। तो मेवाड़ में ये आपके जिला आ रहे हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, आपके डूंगरपुर है साथियों, आपके भीलवाड़ा है। तो ये ज़िले राजसमंद है, ये ज़िले मेवाड़ अरावली के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी पर एक जगह है जो है ऊपरमाल का पठार, किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल का पठार। तो ऊपरमाल का पठार कौन से जिलों में है? चित्तौड़गढ़ में और भीलवाड़ा में है। बेसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य वाला जो पहाड़ी भाग है इसी को ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। ठीक है, ये मेवाड़ अरावली की पहली विशेषता। तो ऊपरमाल का पठार पूछा जा सकता है कि भाई कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में। स्थान पूछे तो स्थान भी याद रखना है, बेसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य जो पहाड़ी भाग है उसी को ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। दूसरी विशेषता है मेसा का पठार। साथियों मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसका आकार टोपी नुमा है। किसका? मेसा का जो पठार है इसका आकार कैसा है? टोपी नुमा है साथियों। और इसकी एक पहाड़ी चित्रकूट है जिस पर चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है। तो 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर याद रखनी है। चित्तौड़गढ़ जिला अत्यंत प्राचीन और शौर्य साहस का प्रतीक किला साथियों, जो कि किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चित्रकूट पहाड़ी पर ये स्थित है। और ये चित्रकूट जो पहाड़ी है ये किसका भाग है? मेसा के पठार का भाग है। मेसा का पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। और आकार कैसा है इसका? टोपी नुमा इसका आकार है। नेक्स्ट जो मेवाड़ अरावली है इसकी तीसरी विशेषता देखें तो यहाँ पर है भोराट का पठार। साथियों भोराट का पठार गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य जो पहाड़ी भाग है इसी को भोराट का पठार कहा जाता है। और यह उदयपुर व राजसमंद जिले में स्थित है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य भाग को ही भोराट का पठार कहते हैं। कहाँ पर है? उदयपुर व राजसमंद में स्थित है। चौथी जो विशेषता देखें तो आपके है लसाड़िया का पठार। राज्य का सबसे ऊबड़ खाबड़ पठार है ये लसाड़िया का पठार। सबसे ऊबड़ खाबड़ पठार अगर पूछे तो आपका आंसर रहेगा लसाड़िया का पठार। और ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है साथियों। नेक्स्ट पांचवी जो विशेषता है वो है गिरवा। गिरवा उदयपुर शहर के चारों ओर जो तश्तरी नुमा पहाड़ियां हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर शहर के चारों ओर जो तश्तरी नुमा, तश्तरी का मतलब जैसे एलियंस की हम कल्पना करते हैं ना कि इस प्रकार से गोल गोल तश्तरी होती है, तो साथियों इस प्रकार जो तश्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं इन्हीं को गिरवा कहा जाता है। किसके आसपास? उदयपुर शहर के चारों तरफ। नेक्स्ट है देशहरो। तो देशहरो क्या है साथियों? यहाँ पर देखिए देशहरो है रागा व जरगा के मध्य हरा भरा जो क्षेत्र है इसी को देशहरो के नाम से जाना जाता है। नोट करके लिखा है झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को और पहाड़ों की नगरी कहा जाता है डूंगरपुर को। दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जबकि उदयपुर को सफ़ेद शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो सफ़ेद शहर उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर, पहाड़ों की नगरी क्या है साथियों? डूंगरपुर है। तो ये थी आपके जो दक्षिणी अरावली का जो भाग था। आपके दक्षिणी अरावली को भी 2 भागों में हमने बांटा था। कौन कौन सा? एक तो सिरोही जिला और एक आपके मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली और सिरोही जिला हमने पढ़ लिया, मतलब दक्षिणी अरावली कंप्लीट है। अब हम मध्य अरावली के बारे में बात करेंगे। तो देखो ये जो मध्य अरावली है आपके, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से अजमेर जिला आता है। कौन सा जिला आता है? अजमेर जिला आता है आपके मध्य अरावली में। इसका विस्तार अजमेर में है साथियों मध्य अरावली का। और इसकी सर्वोच्च चोटी है टोडगढ़, 933 मीटर इसकी ऊंचाई है। जबकि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी देखो, मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछ सकता है तो तारागढ़ 873 मीटर है। 873 मीटर है। मतलब 2-3 चीज़ें आपको याद होना चाहिए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी हमने दक्षिणी अरावली पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने? दक्षिणी अरावली। तो आपके जो थोड़ा बीच में बन गया दक्षिणी अरावली है साथियों सिरोही। ये गुरु शिखर राजस्थान की सर्वोच्च चोटी भी इसी में है और अरावली की सर्वोच्च चोटी भी इसी में है। ठीक है, आपके जो दक्षिणी अरावली हमने पढ़ी थी। जबकि अब हम मध्य अरावली पढ़ रहे हैं, मुख्य रूप से इसमें अजमेर जिला आ रहा है। तो अजमेर जिला में जो सर्वोच्च चोटी है वो टोडगढ़ है और दूसरी सर्वोच्च चोटी तारागढ़ है। तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? टोडगढ़। मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तारागढ़। 933 फर्स्ट की और 873 मीटर सेकंड की ऊंचाई है साथियों। देखो पहाड़ी
जो ये मध्य अरावली में जो पहाड़ी है साथियों, इसको कहते हैं बीटली पहाड़ी। बीटली पहाड़ी जो तारागढ़ किला अजमेर का है इसी पर स्थित है। गढ़ बीटली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तारागढ़ अजमेर दुर्ग को क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये पहाड़ी जो जिस पहाड़ी पर ये तारागढ़ दुर्ग स्थित है अजमेर का, वो बीटली पहाड़ी है, इसीलिए इसको गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है। विशेष मैंने लिखा है नाग पहाड़ियाँ, स्नेक हिल्स। नाग पहाड़ियाँ कह दो या स्नेक हिल्स कह दो साथियों। अजमेर शहर के चारों ओर सर्पिलाकार जो पहाड़ियां हैं, जो आपके अजमेर शहर है इसके चारों ओर सर्पिलाकार जो पहाड़ियां हैं साथियों, इसी को ही नाग पहाड़ियां या स्नेक हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि स्नेक हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो स्नेक हिल्स अजमेर शहर में स्थित है, ठीक है, अजमेर जिले में स्थित है। नाग पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो नाग पहाड़ियाँ और स्नेक हिल्स तो एक ही है, तो ये भी अजमेर भी आपका राइट आंसर रहेगा। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अजमेर शहर के चारों ओर सर्पिलाकार पहाड़ियों को कहते हैं, तो इनको नाग पहाड़ियाँ या स्नेक हिल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें साथियों उत्तरी अरावली की, तो ये मध्य अरावली ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें सिर्फ अजमेर शहर था। दक्षिणी अरावली पढ़ ली, सिरोही जिला पढ़ लिया, मेवाड़ी अरावली पढ़ ली, फिर आपके अजमेर पढ़ लिया। अब आपके ये उत्तरी अरावली और बच रही है, इसके बाद में आपके अरावली वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों उत्तरी अरावली में इसका विस्तार देखें तो कौन कौन से जिलों में इनका विस्तार है? अलवर में है, जयपुर में है, दौसा में है, सीकर में है, झुंझुनू में। कितने जिलों में साथियों? 1 2 3 4 5, मुख्य रूप से 5 जिलों में उत्तरी अरावली का विस्तार है। और उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है साथियों? रघुनाथगढ़ है। जबकि आपके मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी अभी मैंने बताया था, क्या था? टोडगढ़। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी टोडगढ़ थी। दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी आपके गुरु शिखर थी। और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है आपके रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर, जो कि सीकर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? ये सीकर जिले में स्थित है। इसकी प्रमुख पहाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। जो उत्तरी अरावली है आपके, उत्तरी अरावली जो है इसकी प्रमुख कौन कौन सी पहाड़ियाँ है साथियों, ये चीज़ भी हम देख लेते हैं। ये उत्तरी अरावली आपके इस तरफ हो जाती है। तो देखो इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं उदयनाथ की पहाड़ियां। आपको अब सिर्फ इतना ही याद रखना है कि उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ हैं? अलवर में हैं। और उदयनाथ की पहाड़ियां किसका भाग है? आपके उत्तरी अरावली का भाग है, ठीक है, ये याद रखना है। बेराट की पहाड़ियां जो कि आपके जयपुर जिले में स्थित है, और हर्ष पर्वत जो कि आपके सीकर जिले में स्थित है। ये तीनों ही साथियों उत्तरी जो अरावली है उसका ही भाग है। तो उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर, बेराट की पहाड़ियां जयपुर और हर्ष पर्वत सीकर। एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, याद करना ही पड़ेगा हर एक चीज़ को साथियों। माइनस मार्किंग है और माइनस मार्किंग में तुक्का से काम नहीं चलता है, याद करना ही पड़ेगा। और नोट्स बनाते जाओ। वापिस कह रहा हूँ मैं, हर एक वीडियो में मैं आपसे कह रहा हूँ कि नोट्स बनाते जाओ। 5-7 क्लासों बाद आपसे नोट्स नहीं बन पाएंगे इतने ज़्यादा, क्योंकि क्लासें लंबी लंबी लेने लग गया हूँ। तो जो चीज़ आप 2-2 3-3 घंटे में आप कोचिंग्स पे पढ़ते हो, मैं यहाँ पर 30 से 40 मिनट में कंप्लीट करवा रहा हूँ। 3 घंटे का मैटर 30 से 40 में कंप्लीट करवा रहा हूँ साथियों। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप नोट्स बनाओगे तब पता चलेगा कि कितना ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है आपको। नेक्स्ट आगे बात करें साथियों, जो आपकी उत्तरी अरावली है तो यहीं पर है मालाखेत की पहाड़ियाँ जो कि सीकर जिले में स्थित है। देवगिरी की पहाड़ी जो कि दौसा में स्थित है। ईगल की पहाड़ी जो कि जयपुर में स्थित है। तो ये आपके जो उत्तरी अरावली है इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ हमने देखी है। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर, देवगिरी की पहाड़ियाँ दौसा, आपके ईगल की पहाड़ियाँ जयपुर। सभी को पता है गुलाबी नगरी भी जयपुर को ही कहा जाता है साथियों, जबकि राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए बीच बीच में इनके उपनाम भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि राजस्थान का सिंह द्वार है तो अलवर, राजस्थान का गुलाबी नगर है जयपुर। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है साथियों। नेक्स्ट आगे बात करें तो देखिएगा अरावली पर्वतमाला से संबंधित विशेष तथ्य मैंने लिखा है। विशेष तथ्य में कौन कौन से है? अरावली की प्रमुख चोटियां आपको याद रखनी है साथियों। तो देखो अरावली की प्रमुख चोटियों की अगर हम बात करें तो आपको बिल्कुल क्रम वाइज याद रखनी है कि गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और आबू। साथियों ये 6 चोटियां हैं। और इसके बाद में है कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। बिल्कुल मैंने क्रम से लिखा है जिस प्रकार इनकी ऊंचाई है, और ये जिस जिले में स्थित है वो भी जगह मैंने लिखी है। तो देखो गुरु शिखर
1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और कहाँ पर है, सिरोही में। शेर 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भी सिरोही में। देलवाड़ा 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भी सिरोही में। मतलब राजस्थान की जो 3 सर्वोच्च चोटियां हैं वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, सिरोही जिले में ये स्थित है साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे जरगा। तो जरगा जो चोटी है ये उदयपुर जिले में है और 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। अचलगढ़ जो चोटी है ये सिरोही जिले में है और 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। आबू जो चोटी है ये सिरोही जिले में है और 1295 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुंभलगढ़ जो चोटी है ये राजसमंद जिले में है और 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है। रघुनाथगढ़ जो चोटी है ये 1055 मीटर है और सीकर जिले में ये स्थित है साथियों। तो बिल्कुल क्रम वाइज याद करना है। गुरु से दिल जरा आशा रखो, ऐसे कुछ इसका शॉर्टकट मैंने पिछली बार भी बनाया था। तो बिल्कुल आपको क्या क्या याद रखने हैं, एक तो चोटियों का नाम याद रखना है कि कौन सी चोटी किस जिले में स्थित है और किस चोटी की कितनी ऊंचाई है, याद रखना ही पड़ेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विशेष लिखा है मैंने, अरावली व विंध्याचल दोनों पर्वतमालाएं रणथंभौर में मिलती है। तो देखो जो अरावली पर्वतमाला है और जो विंध्याचल पर्वतमाला है ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, रणथंभौर सवाई माधोपुर में जो पड़ता है साथियों, वहाँ पर मिलते हैं ये। अरावली प्रदेश को मेरू भी कहा जाता है, अन्य नाम है ये अरावली का। अरावली का विस्तार सर्वाधिक उदयपुर जिले में है जबकि अरावली का न्यूनतम विस्तार है आपके अजमेर जिले में। तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, उदयपुर में, और अरावली का न्यूनतम विस्तार किस जिले में, अजमेर जिले में है। मेरू किसको कहा जाता है, तो अरावली प्रदेश को। अरावली और विंध्याचल पर्वत दोनों पर्वतमालाएं कहाँ पर मिलती है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में मिलती है। तो ये आपके टॉपिक पूरा हुआ अरावली का। अब हम जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसको पढ़ेंगे और जो आपके दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है जिसको आड़ूती का पठार भी कहते हैं उसको पढ़ेंगे। तो कल दोनों ही चीज़ें ही आपके एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में 50 प्रश्नों का वीडियो आएगा साथियों। तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि लाइक शेयर नहीं करते हो मज़ा नहीं आता इतनी ज़्यादा मेहनत करने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।